पहले तो ईएमआई की राहत की ही बात होगी, बिकॉज इसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, फरवरी में तो एक ऐलान हो गया था रेट कट का, लेकिन उसका फायदा अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है हेमंत, अब ये दूसरी रेट कट हुई है, लोग तो यही सोचे जा रहे हैं कि भैया इसका फायदा हमें मिलने कब वाला है। तो मांजरा क्या है, क्यों अब तक रेट कट का फायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं, खासतौर से जिनकी ईएमआई भारी पड़ रही है? करेक्ट, आई थिंक ये नंबर वन सवाल है आज का, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो कविता, इसमें सबसे पहले लोन बेंचमार्क्स को समझ लेते हैं। अगर आपने अपना लोन किसी बैंक से नॉट एनबीएफसी, अगर आपने लोन बैंक से लिया है अक्टूबर 2019 के बाद, तो आपका लोन रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है, और आपका रेट कट इमीडिएटली या विद इन अ क्वार्टर आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो फरवरी में पहला रेट कट हुआ, और मार्च फर्स्ट से मुझे मेरा रेट कट मिल गया। आज जो रेट कट हुआ है मुझे अगले महीने मई 1 से मिल जाएगा। बट हर बैंक इसको अपने अपने तरह से ऑपरेशनलाइज करते हैं। तो इन मोस्ट केसेस आपको जो आपका रेट कट है विद इन अ क्वार्टर आपको मिल जाएगा, अगर आपका लोन रेपो से डायरेक्टली लिंक्ड है तो। अब दूसरे किस्म के कस्टमर्स भी है मार्केट में, जिन्होंने अक्टूबर 2019 के पहले लोन लिया था, या फिर उन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। सो अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया है, आपने किसी एनबीएफसी या होम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली रेपो रेट से बेंचमार्क नहीं है। तो वहां पे आपका जो लेंडर है उसके पास थोड़ा डिस्क्रेशन है कि वो कब आपको रेट कट पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, या कितना करेंगे। सो आपको उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा समझने के लिए कि आपका रेट कट कब होने वाला है और कितना होने वाला है। और इसमें फिर लास्ट किस्म के जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया है लेकिन अक्टूबर 2019 के पहले लिया था, तो उनका जो रेट है वो एमसीएलआर से लिंक्ड है। अभी कविता, आपको याद होगा जब 2 साल पहले रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या रेपो पे आ जाना चाहिए या एमसीएलआर पे ही रहना चाहिए। तो उस समय आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि हमको एमसीएलआर पे ही रहना है, क्योंकि हमारा रेट कट जो है, रेट चेंज जो है वो 6 से 12 महीने में इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यही हमारे लोन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो वो 6 से 12 महीने तक हम रेट इंक्रीज से हम प्रोटेक्टेड हैं। बट अब रेट गिर रहे हैं, तो आपको फिर उसका पेनल्टी भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अब वो रेट कट 6 से 12 महीने बाद ही मिलेगा। ये जो ड्यूरेशन है वो आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होगा कि आपका रेट 6 महीने में या 12 महीने में चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने लोन कॉन्ट्रैक्ट को रिफर करना चाहिए समझने के लिए कि आपका रेट चेंज कब होने वाला है। सो रेपो, एमसीएलआर और प्राइम लेंडिंग रेट, ये टिपिकली 3 बेंचमार्क है मार्केट में। और आपको रेट कट का इमीडिएटली फायदा उठाना है और फुल फायदा उठाना है, तो आपको अपना लोन बैंक से ही लेना है, और वो लोन रेपो से बेंचमार्क होना चाहिए, तभी आपको इसका फुल फायदा मिलेगा कविता। तो तो हेमंत, अब इस संदर्भ में हेमंत, मेरा एक ये सवाल है, अब मान लीजिए एमसीएलआर के साथ आपका लोन लिंक्ड है, तो क्या ये वक्त आ गया है कि आप बदलवा लें, आप अपने लोन की रीफाइनेंसिंग करवा लें और ईबीएलआर की ओर जाएं? और अगर ऐसा जाते हैं तो किस तरह की फीस लगती है? ज़रा ये पेचीदगियां हैं मेरे ख्याल से। होता ये है कि पूरे प्रोसेस को समझना थोड़ा सा कठिन होता है लोगों के लिए। क्या अब भी मौका है ईबीएलआर में शिफ्ट होने का? अगर शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट होने के कितने समय के बाद उनका फिर ब्याज दरों की सेटिंग होगी, रीसेटिंग पीरियड होगी? 3 महीना कहते हैं मेरे ख्याल से लग जाता है रेपो रेट के अनुसार, अगर लिंक्ड है तो वो क्या समय और बढ़ा दिया जाएगा? अगर रीफाइनेंस करना है, दूसरे बैंक के पास मुझे जाना है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा? श्योर। सो सबसे पहले एमसीएलआर से ईबीएलआर पे आना बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपने अगर बैंक से अपना लोन लिया है, आप उनके पास एक रीफाइनेंस का या प्रोसेसिंग का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसमें टिपिकली कोई पेपर वर्क नहीं होता है, और आपको एक छोटा मोटा प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, और आपका बैंक लोन एमसीएलआर से ईबीएलआर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आप अपने बैंक से नेगोशिएट करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको आपके बैंक से अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि अपना लोन किसी और लेंडर के पास लेके जाएंगे। वो दूसरा बैंक हो सकता है या फिर कोई एनबीएफसी हो सकता है। बट मान लीजिए कि आपने बैंक में ही आपने ट्रांसफर किया, तो उसमें थोड़ा सा आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया लोन है।
आप एक नए लेंडर के पास जा रहे हैं, आपको उसका पेपर वर्क, प्रोसेसिंग फी, लीगल फीस, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका पुराना लोन क्लोज कर दिया जाएगा और आपका नया लोन कम रेट पे होपफुली शुरू हो जाएगा। इसमें हमने जितने भी सिमुलेशंस देखे हैं, कैलकुलेशंस देखे हैं, टिपिकली आप जो लोन ले रहे हैं उसका आधा से 1% आप मान के चलिए, ये पूरा आपका रीफाइनेंसिंग कॉस्ट आएगा। इसमें प्रोसेसिंग फी भी होगा, लीगल फी भी होगा, छोटे मोटे अलग चार्जेस होते हैं। एक एमओडी चार्ज आपको देना पड़ेगा आपके लोन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपका लोन का करीब 0.2% होता है। और अगर आप अपना पुराना लोन प्री क्लोज कर रहे हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा उधर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर प्री क्लोजर चार्जेस हैं कि नहीं। और लास्टली जब आप नया लोन शुरू करेंगे वहां पे कुछ आपको शायद प्री ईएमआई इंटरेस्ट थोड़ा देना पड़ सकता है। सो ये कुल मिला के हमने देखा है कि आधा से 1% आपके लोन का आपको खर्चा आएगा। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपको बहुत बेहतर रेट मिल रहा है कहीं और, अपने बैंक से या कहीं और से, तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। सो एक अच्छा रेट डिफरेंस होगा करीब 50 बेसिस पॉइंट इस करंट सिनारियो में। और हम देख रहे हैं कि जो नए लोन्स हैं उनकी रेट्स, स्टार्टिंग रेट्स काफी कम है एग्जिस्टिंग लोन्स के रेट से। सो वो डिफरेंस आ जाता है और जब वो डिफरेंस आप कम करा लेंगे तो आपको इजीली आपका जो जो भी खर्चा हुआ है रिफाइनेंस के दौरान या फिर बैलेंस ट्रांसफर के दौरान आराम से रिकवर हो जाएगा कविता। चलिए, अब लोन के जो मुख्य बिंदु हैं, जो राहत की बात है वो तो हमने समझ ली है, लेकिन अब थोड़ा सा निवेश की ओर हम जाते हैं और पुनीत पाल साहब से बात करना चाहेंगे। पुनीत,